हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर के बारे में। तो हमने अभी तक देख लिया कि हमें इसका नॉमेनक्लेचर कैसे डील करना है, इन कंपाउंड्स में नेचर कैसा एग्जिबिट होता है, इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की इनकी। तो पहला जो टॉपिक मैं उठाऊंगा ना, वो उठा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके मैकेनिज्म पे डायरेक्ट आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये रिएक्शन क्यों होती है, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तब आप मैकेनिज्म को बेटर तरीके से समझ पाओगे, बिकॉज ये रिएक्शन आपके लिए नहीं होगी। अब इसकी रेलेवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रोसीड करने के लिए, बिकॉज ये आपको इंडिपेंडेंटली भी देखने के लिए मिल सकती है, ये आपको एज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन भी देखने के लिए मिल सकती है, जहां पे हो सकता है कि आपको बाकी के सारे रिएजेंट्स पता हों, बट ये बीच में कहीं ना कहीं छुप के बैठा होगा और आप नहीं समझ पाओगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो इसीलिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये रिएक्शन होती क्यों है। तो देखो, अगर मैं स्टार्ट करता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और दूसरा होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो देखो, एक है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और एक है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसको मैं केसीपी बोल सकता हूं और दूसरा है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जिसको मैं टीसीपी भी बोल सकता हूं। अब इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझने की कोशिश करो। जैसे आप 12th क्लास के जब बाद पास आउट होते हो, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के थ्रू अपना कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लो, जैसे कि बीटेक कर लो आप, या फिर आप एमबीबीएस कर लो। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कोई लो लेवल की डिग्री जैसे कि बीएससी वगैरह कर लो, जहां पे जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, बट इनके जो आउटकम्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। कैसे कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हो तो उसके बाद मार्केट में जॉब्स भी इजीली मिल सकती हैं, मतलब आपके पास एक स्टेबिलिटी जल्दी आ जाएगी। बट वही अगर आपने बीएससी टाइप की कोई डिग्री करी तो उसके बाद आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छी जॉब लेने के लिए। इसीलिए यहां पे कंपटीशन का लेवल भी इतना डिफरेंट है। तो इसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और टीसीपी से कैसे रिलेट करें? देखो, जब कोई प्रोडक्ट कम एनर्जी से बन जाता है तो वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाता है। अगर वो ज्यादा एनर्जी लग के बनेगा तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाएगा। बट इन दोनों में जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि केसीपी के केस में आपके पास एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और टीसीपी में आपके पास एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। पर यहां पे एक प्रॉब्लम है कि वो लेस स्टेबल बन तो रहा है, बट उसके लिए जो एनर्जी है ना, वो भी कम लगेगी। इसीलिए अगर आप एंट्रेंस वगैरह में नहीं बैठ रहे तो कम एनर्जी लग रही है, बट कॉलेज मिल रहा है, अल्टीमेटली इसको भी प्रोडक्ट मिल रहा है, बट वो कम स्टेबल मिलेगा। ऐसे ही टीसीपी में प्रॉब्लम है कि यहां मोर एनर्जी लगेगी, बट एट द एंड आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बनके निकलेगा। तो ये दो प्रोडक्ट्स को हमें डील करना है और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का। तो अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जनरली आपका सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, आप जुड़े रहना। और जो टीसीपी है ये एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हैं, मतलब आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी पर एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आगे डील करना है उसके लिए आपको मैं पहले बताता हूं कि देखो, एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है क्या, कि फोर्स बराबर होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, फोर्स उतना कम लगेगा। मतलब मैं दो एग्जांपल्स लेता हूं, एक है सी ए बॉन्ड और एक है सी बी बॉन्ड। तो आप देखो, देख के पता चल रहा है कि सी ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम लगने वाली है और यहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगने वाली है। तो इसीलिए अगर मैं एक अटैकिंग रिएजेंट ले लूं Y-,
मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो लेवल्स हैं। एक लेवल है जो ये यहां पे आके बॉन्ड तोड़ सकता है और एक में ये यहां आके बॉन्ड तोड़ सकता है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वहां कम बॉन्ड एनर्जी लग रही है, उसको मैं लो लेवल पे रखूंगा ना। इसीलिए नीचे वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार Ca और ऊपर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार Cb। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें एनर्जी को और बॉन्ड लेंथ को कैसे रिलेट करना है। अब हम आ जाते हैं एक स्टार्टिंग मटेरियल पे। देखो, मैं आपको एग्जांपल से लेके बताता हूं कि आखिर कौन से प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। देखो, मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं यहां पे, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने यहां लगा दिया एक लीविंग ग्रुप, और अब मेरे पास क्या क्या है, इधर एक H है जिसको मैं H1 बोल रहा हूं, इसको मैं H2 बोल रहा हूं, यहां पे भी हाइड्रोजन है H3 हो गया, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है H4 हो गया, और एक और पॉसिबिलिटी है यहां पे कि मैं इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करा दूं। अभी बताऊंगा मैं ये सारी चीजें डिटेल में, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा। तो मैं ले रहा हूं यहां पे एक अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान रखना, मैंने अभी कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई बेस कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट बोल रहा हूं। तो वो क्या करेगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करने वाली है। तो देखो, अगर ये Y माइनस अटैक कर ले या एक्सट्रैक्ट कर ले ये वाला हाइड्रोजन, तो मैं इसको पाथ 1 कह रहा हूं। अगर ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर ले, मैं इसको पाथ 2, ये वाले हाइड्रोजन को पाथ 3, और ये वाले हाइड्रोजन को मैं बोल देता हूं कि ये पाथ 4 है। बट हां, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और है कि ये चाहे तो इसके एंटी बॉन्डिंग में जाके अटैक कर दे, तो मैं इसको पाथ नंबर 5 बोल रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लग रहा हो, बट अभी पूरा मैं इसको खोल के आपको समझा दूंगा, तो आप समझना कि क्या करना है। देखो, मैं प्रोसीड कर रहा हूं पाथ नंबर 1 से। उसमें मैंने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, तो जब मैं हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये लीविंग ग्रुप एज इट इज लगा हुआ है, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव क्या करेगा, डीलोकलाइज करके लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो आपको एक एल्कीन देखने के लिए मिलेगी कुछ ऐसी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पाथ पे। तो दूसरे पाथ में मेरे पास फिर से हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन है, मतलब ये रहा लीविंग ग्रुप, यहां पे है नेगेटिव, ये नेगेटिव करेगा डीलोकलाइज, लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, तो एल्कीन आ जाएगी ऐसे। फिर इसके बाद और पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन की, जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि जो कॉर्नर वाला हाइड्रोजन है वो एक्सट्रैक्ट हुआ, ये रहा लीविंग ग्रुप, यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा, लीविंग ग्रुप बाहर। तो अब आपको देखने के लिए मिलेगी 1। अच्छा, एक चीज मैं और यहां पे बताऊंगा आपको कि ये डीलोकलाइज करके नहीं निकाल पाएगा, ये करेगा यहां पे अटैक और फिर लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो अब आप ध्यान देना, 1 2 3, एक 3 मेंबर की रिंग मिलेगी और साथ में एक मिथाइल देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये सब मैं क्यों बना रहा हूं। फोर्थ पॉसिबिलिटी मेरे पास थी कि मैं उसी कार्बन पे अटैक कर दूं जहां पे हैलोजन या फिर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव इसी पोजीशन पे डीलोकलाइज करके इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास एक इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है कार्बीन। फिर एक लास्ट है 5th पॉसिबिलिटी, जहां पे मैं अटैक कर रहा हूं उसी कार्बन पे जहां पे लीविंग ग्रुप है, मतलब ये Y यहां जुड़ा होगा और अब ये बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास लगा रह जाएगा अपना अटैकिंग रिएजेंट। तो अब आप समझो कि ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या आपको समझा के जाती हैं। देखो, यहां पे मैं सबसे पहले ले रहा हूं फर्स्ट केस। तो देखो, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, तो ये भी बीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा गामा। अब यहां से मेरे को पता चलना है कि देखो, पहले केस में क्योंकि मैं बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहा था, तो इसीलिए इसको मैं बीटा एलिमिनेशन बोलता हूं। ठीक है, दूसरे केस में भी बीटा पोजीशन से एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए ये भी बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे केस में गामा से हो रही है, इसीलिए मैं इसको गामा एलिमिनेशन बोलूंगा। ठीक है, ये तो अभी तक हमने 3 तरीके की एलिमिनेशन देख ली। अब आ जाता है नेक्स्ट केस, जहां पे आप देखो कि उसी कार्बन पे मैं अटैक कर रहा हूं और यहां से मुझे मिल रही है एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसको हम कार्बीन बोलते हैं। इसको आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में डील करोगे।
लास्ट वाला देखो कि मैं उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा हूं। एंटी बॉन्डिंग का मतलब देखो, जब आपको कोई बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं डाल सकते, आप उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डालते हो। इसको हम बहुत अच्छे से डील करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जहां पे हम देखते हैं कि सब में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। एंटी बॉन्डिंग में डालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, मतलब बॉन्ड टूट गया। बॉन्डिंग में डालते हो तो नया बॉन्ड बन जाता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। तो जो लास्ट वाला है ना, वो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहां पे हुआ क्या कि लीविंग ग्रुप चला गया, अटैकिंग रिएजेंट आ गया, इसका मतलब उसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो, अब आपने देखा कि दो केस में आपके पास हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो रहा था, तो इसीलिए मैं बोल देता हूं कि फर्स्ट केस में आपने सिग्मा स्टार CH से एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंड केस में आपने CH से ही एक्सट्रैक्ट किया, बट फिफ्थ केस में आपने सिग्मा स्टार CX को एक्सट्रैक्ट किया। अब समझना कि जो सिग्मा स्टार CX है उसमें एनर्जी कम लगती है। क्यों कम लगती है यह भी देख लो कि अगर मैं ले रहा हूं यहां पे CH बॉन्ड, फिर मैंने ले लिए बाकी के हेलोजेंस, CCl, ये हो गया CBr और ये CI। तो डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बढ़ती रहती है, और ये CH की बॉन्ड लेंथ हमेशा सबसे कम होती है, अराउंड 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो जब नीचे आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और बॉन्ड एनर्जी घट रही है, इसका मतलब बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। बॉन्ड तोड़ना आसान हुआ तो अब आप देखो, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड तोड़ना आसान है वो नीचे लाई करेगा, और नीचे लाई करेगा और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जिसमें आपको लेस एनर्जी लग रही हो वो एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमने देख लिया। अब आप इसको रिलेट करो यहां पे, क्योंकि सिग्मा स्टार CH में एनर्जी ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार CX, तो तभी आप आगे देखोगे कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप हीट सप्लाई करते हो ताकि आप उस एनर्जी लेवल को ओवरकम कर सको। अब इसी का मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, जैसे मेरे पास है एक अटैकिंग रिएजेंट Y-, और मैंने यहां पे 3 लेवल्स ले लिए। क्यों लिए? अब देखो, अगर Y- को अटैक करना है तो सबसे नीचे तो सब्स्टिट्यूशन आएगा, मतलब यहां पे लाई कर रहा होगा सिग्मा स्टार CX। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि सिग्मा स्टार CH1 को नीचे रखूं या 2 को नीचे रखूं। तो आप देखो, H1 से आपको ये वाला एल्कीन देखने के लिए मिल रहा है और H2 से आपको ये वाला एल्कीन देखने के लिए मिल रहा है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है, एक एल्कीन है ये वाली जो कि 2 से मिल रही है, और एक एल्कीन है ये वाली जो कि 1 से मिल रही है। तो देखो, यहां पे टोटल 6 अल्फा H है और यहां पे सिर्फ 2 ही अल्फा H है, तो ज्यादा स्टेबल ये होगी। और अगर ये ज्यादा स्टेबल हुई तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, मतलब यहां पे सिग्मा स्टार CH2 होगा और यहां पे सिग्मा स्टार CH1 होगा। तो मेरे को अगर अटैकिंग रिएजेंट को यूज करना है तो उसके लिए सबसे आसान होगा सब्स्टिट्यूशन करना और सबसे मुश्किल होगा एलिमिनेशन करना। तो यही रीजन है कि जब मैं हीट प्रोवाइड कर दूंगा तो जो ये वाला स्टेप है, ये अटैकिंग रिएजेंट इस एनर्जी लेवल को ओवरकम करके एलिमिनेशन करा देता है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो अब आपने देख लिया यहां पे कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है जहां से मैं इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करूंगा। तो अब आपका एक चीज क्लियर हो गई कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्यों होगी या फिर व्हाई इट विल हैपन। अब आप ये समझ गए हो। अब आगे प्रोसीड हमें क्या करना है कि अब इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स मतलब मेरे को समझना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आगे प्रॉब्लम क्या जनरेट होने वाली है कि एक ही रिएजेंट कभी कभार न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने लगेगा, कभी बेस की तरह अटैक करने लगेगा। तो उसको अगर हमने पहले नहीं समझाना तो चैप्टर में आगे प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं पहले आपको बताऊंगा यहां पे कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी।
न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो कब कोई कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने वाला है, कब बेस की तरह करने वाला है, अभी आप थोड़ी देर में बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो, मैं आपको यह बताता हूं एक एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू ही। जैसे मैं यहां पे सबसे ऊपर ले रहा हूं सपोज I माइनस, फिर आ गया Br माइनस, फिर है मेरे पास Cl माइनस, यहां पे है 2p वाले F माइनस, OH माइनस, OR माइनस, और सबसे नीचे है 1s वाले यानी कि H माइनस। तो ये 1s है, ये 2p है, ये 3p है, ये 4p और ये 5p। तो अब यहां से समझो कि अगर इनको अटैक करना है, ये सब न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह रिएक्ट करने वाले हैं, तो मैं नीचे रख रहा हूं यहां पे सिग्मा स्टार CX को और यहां ऊपर रख रहा हूं सिग्मा स्टार CH को। क्यों रख रहा हूं सिग्मा स्टार CH को ऊपर, वो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था। तो देखो, जो ये पहले तीन हैं 4p, 5p और 3p, ये तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। आखिर क्यों? देखो, अगर इनको बेस की तरह एक्ट करना है तो इनको कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक नहीं करना, इनको वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर 5p, 4p, 3p की मैं ओवरलैपिंग देखूं तो वो 2p के साथ इफेक्टिव नहीं होती। तो इसीलिए ये प्रेफर करते हैं कि ये उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दें इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक कहानी शुरू हो जाती है कि अगर मैं देख रहा हूं 4p या 3p, 4p और 5p को, तो ये ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होने वाली है, ये जो लास्ट के दो लेवल्स हैं, एक तो 2p वाले और एक 1s वाले, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो अभी मैंने आपको पहला केस समझा दिया कि अगर ये I माइनस है या Br माइनस है या Cl माइनस है, ये सब तो सिग्मा स्टार CX में अटैक करने वाले हैं। बट अब आ जाता है यहां पे सेकेंड केस, विच इज अगर 1s हुआ या फिर 2p हुआ तो मेरे को कैसे डील करना है। तो यहां पे आप पहले 1s को समझ लो क्योंकि वो इजी है। अगर मैं बात करता हूं 1s की, तो देखो 1s के केस में तो यार सिंपल है कि एक हाइड्रोजन की ही पॉसिबिलिटी होती है बस 1s में। तो यहां पे हाइड्रोजन के केस में अगर आपको देखने के लिए मिला LiAlH4 या फिर NaBH4 या फिर LiBH4, तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, आपको इनको न्यूक्लियोफाइल की तरह डील करना है। और वहीं अगर आपको देखने के लिए मिल गया KH, CSH, NaH, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है वो बिहेव करने वाला है एक बेस की तरह। तो देखो, हाइड्रोजन हमारे सामने पिक्चर क्लियर है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल आपको ये रिएजेंट दिख गए, एक केस में न्यूक्लियोफाइल, एक केस में बेस। बट जो कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है वो होती है कि अगर 2p आ गया तो क्या होगा, क्योंकि 2p में आपके पास क्या क्या है, कार्बन है, आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फिर फ्लोरीन है। अब आधे मैं यही एलिमिनेट कर दूंगा। देखना, अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लोरीन की, तो भाई उसका तो साइज इतना छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा वो कैरी करता है, इसकी तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल ही होगा। फ्लोरीन इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इसकी तो हम अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम डिटेल में कवर करेंगे, यहां पे हमें नहीं समझना। तो आप देखोगे वहां पे कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करता हूं ना, तो अगर आपको कंपाउंड देखने के लिए मिले जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक H अगर आपको देखने के लिए मिले, ROH या फिर RCOOH या फिर RNH2, तो यहां पे ये जो कार्बन है ये एक्चुअली R माइनस की फॉर्म में अटैक कर रहा होता है और ये एक एसिड बेस रिएक्शन दिखा के एक बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सब एसिडिक है तो ये एक बेस की तरह काम करेगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास कोई एल्डिहाइड आ गया या कोई कीटोन आ गया, तो इस केस में ये क्या करने वाला है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने वाला है। कैसे, वो डिटेल में जब ग्रिग्नार्ड समझेंगे ना तभी आप बेटर है कि वहां पे ध्यान देना। अभी फिलहाल
यहां पे हमें डील करना है एक तो नाइट्रोजन को और एक ऑक्सीजन को, क्योंकि आपके पास यहीं से ज्यादातर रिएजेंट्स जो हैं वो डील होने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो आ जाते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। अगर मैं बात करता हूं सपोज पहले नाइट्रोजन की, तो भाई नाइट्रोजन के केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो नाइट्रोजन कैसा हो, या तो नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज्ड हो। नेगेटिवली चार्ज्ड अगर ये हुआ, या तो नेगेटिवली चार्ज्ड हो या फिर ये न्यूट्रल हो। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ, जैसे कि मेरे को देखने के लिए मिलता है RNH माइनस या फिर R2N माइनस या फिर NH2 माइनस, तो इन केसेस में तो आंख बंद करके ये हमेशा बेस की तरह ही एक्ट करेंगे। नेगेटिव कैरी कर रहे हैं, वीक बेसिस होते हैं, तो ये बेस की तरह एक्ट करेंगे। न्यूट्रल में दो पॉसिबिलिटीज हैं अगेन। पहला केस कि अगर ये लेस हिंडर्ड हुए, और दूसरा केस अगर ये मोर हिंडर्ड हुए। तो अगर ये लेस हिंडर्ड हुए तो इस केस में याद रखना कि ये हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। लेस हिंडर्ड का मतलब जैसे डायरेक्ट NH3 आ गया या फिर RNH2 आ गया, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करने वाले हैं। बट जो मोर हिंडर्ड हैं, मोर हिंडर्ड में एग्जांपल्स क्या है मेरे पास, जैसे मैं ले लूं R2NH या फिर R3N, तो ये ज्यादा R ग्रुप लगे हैं। अब मोर हिंडर्ड के केस में ये एक्ट करने वाले हैं एज अ बेस। और होता भी यही है, जब आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो बल्की हो जाता है तो वो बेस की तरफ जाने की ज्यादा टेंडेंसी दिखाता है। इसीलिए क्योंकि यहां पे बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल को एज अ, ये अटैकिंग रिएजेंट को एज अ बेस की तरह ट्रीट करेंगे। चलो नाइट्रोजन भी समझ लिया हमने, तो साथ ही हम समझ लेते हैं यहां पे अगर आपके पास देखने के लिए मिल गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी हमें दो ही केसेस पढ़ने हैं। कौन से केसेस? पहला है कि अगर ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हुआ, और दूसरा है अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ। तो अगर ये न्यूट्रल हुआ तो एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं, देखो H2O, यहां पे ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, या फिर कोई अल्कोहल हुआ, यहां पे भी ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगर हमने इन दोनों के 0 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब अगर लेस हिंडर्ड ये हुए, तो ये जनरली एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और अगर ये मोर हिंडर्ड हुए, यानी कि 2 डिग्री 3 डिग्री, ये एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं। जो सिचुएशन की डिमांड होगी वो तब हम समझ लेंगे, बट फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखो। अब आ जाते हैं नेगेटिवली चार्ज में। तो नेगेटिवली चार्ज के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये OH माइनस की फॉर्म में अटैक करे, या फिर ये एल्कोक्साइड की फॉर्म में अटैक करे। तो अगर ये OH माइनस की फॉर्म में अटैक कर रहा है, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मेरे पास अल्कोहलिक के OH हुआ, या फिर मेरे पास एक्वस के OH हुआ। तो अगर अल्कोहलिक के OH है तो ये तो कराएगा क्या, एलिमिनेशन। आप आगे देखोगे कि ये बेस की तरह एक्ट करेगा। अगर एक्वस हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब आ जाओ एल्कोक्साइड में। एल्कोक्साइड मतलब अगर मेरे पास कोई मिथॉक्साइड है, इथॉक्साइड है, या फिर मैं बोल रहा हूं प्रोपॉक्साइड, और एक ज्यादा हिंडर्ड ले लेते हैं, और ज्यादा हिंडर्ड। तो पहले दो केसेस में क्योंकि हिंड्रेंस कम है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। नीचे वाले में क्योंकि हिंड्रेंस ज्यादा है, ये एज अ बेस एक्ट करेगा। तो ये थे केसेस कि कब ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में कोई अटैकिंग रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है या फिर एज अ बेस एक्ट करने वाला है। तो आप चाहो तो यहां पे एक नोट बना के लिख सकते हो दैट bulkier the reagent, more will be basicity। तो ये हमने नाइट्रोजन में भी देखा, ये हमने ऑक्सीजन में भी देखा। जितनी ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी अटैकिंग रिएजेंट की, क्योंकि जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होता है ना, उसको जाके किसी बीच पोजीशन पे अटैक करना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान फैला हुआ है, रिएजेंट फैला हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि एक इजी मेथड अपनाए। इजी मेथड क्या है
कि वो बाहर से ही कहीं से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर ले, इसीलिए बल्कीनेस बढ़ी तो वो बेस की तरह हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने लगेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी उसकी कम होती रहेगी। तो ये हमने नाइट्रोजन के लिए भी देख लिया, हमने ऑक्सीजन के लिए भी देख लिया। और जनरली कुछ न्यूक्लियोफाइल्स बेस की तरह तब भी एक्ट करने लगते हैं जब हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा, अगर हीट प्रोवाइड करी तो एनर्जी लेवल को ओवरकम करके वो बेस की तरह एक्ट करने लगेगा और एलिमिनेशन फेवरेबल हो जाएगी। तो ये थी, अब हमने समझ लिया कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या होती है बेसिसिटी। तो अब हमारे पास एक अच्छा बेस तैयार हो गया है अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शुरू करने के लिए। तो वहीं से मैं आपको स्टार्ट कराता हूं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है। पहले यह समझना, देखो मेरे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में एसएन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो अब आप देखो सब्स्टिट्यूशन के दो तरीके हैं, क्या क्या। एक तो यह है कि लिविंग ग्रुप अपने आप बाहर चला जाए और फिर कोई सब्स्टिट्यूट आके उस पर अटैक करे, और दूसरा है कि अगर लिविंग ग्रुप खुद से बाहर नहीं जा रहा तो अटैकिंग रिएजेंट आके उसको धक्के मार के बाहर निकालेगा। तो आप समझना, देखो यहीं से है मेरे पास दो केसेस, उन दो केसेस के बेस पे ही हम पूरा मैकेनिज्म डील करने वाले हैं। चलो, तो दो केसेस क्या है कि एक है कि ये रहा मेरा एक एल्काइल हैलाइड। मैं कह रहा हूं कि पहले केस में ये लिविंग ग्रुप खुद से बाहर चला गया और पीछे एक डेफिशिएंसी छोड़ गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन, और फिर न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर रहा है। तो देखो X को एक न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही है। ये केस 1 है। केस 2 क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये लिविंग ग्रुप एक जिद्दी लिविंग ग्रुप है, ये नहीं जा रहा, तो न्यूक्लियोफाइल को इसको धक्के मार के अटैक करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपके पास एक ही स्टेप में ये काम हो गया। तो पहले केस में 2 स्टेप में काम हो रहा है, दूसरे केस में एक ही स्टेप में काम हो रहा है। अब कौन SN1 है कौन SN2 है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को डील करते हुए समझेंगे। तो ये एक सस्पेंस में बना के रख रहा हूं, आप आगे तक वीडियो को जरूर देखना, ये जल्दी ही रिवील होने वाला है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देख लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब क्या क्या केस है। पर अब यहां पे आप देखो, अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं कि ये है एक RX, ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे है, ये है एक RX, इसमें मैं डाल रहा हूं एक न्यूक्लियोफाइल और साथ ही मैं ले रहा हूं एक सॉल्वेंट। ये रहा न्यूक्लियोफाइल और साथ में मैंने ले लिया सॉल्वेंट। तो हो क्या रहा है कि ये जो RX है ये न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा। ये ओवरऑल मेरी मैकेनिज्म यहां पे फॉलो होने वाली है। अब देखो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि मेरे को पहले समझने पड़ेंगे, तभी मैं मैकेनिज्म को अच्छे से डील कर पाऊंगा। क्या कंपोनेंट्स हैं कि यहां पे एक तो है एल्काइल हैलाइड, इसको मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट। तो एक मेरे को समझना है कि रिएक्टेंट कैसे होते हैं, दूसरा मेरे को समझना है सॉल्वेंट क्या होता है, तीसरा मुझे समझना है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और चौथा एक हिडन कंपोनेंट है यहां पे कि रिएक्टेंट के अंदर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो कब लिविंग होगा और आखिर उसको लिविंग क्यों कहते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स जब आप समझ लोगे तो आप मैकेनिज्म को डिटेल में समझने के लिए तैयार हो जाओगे। तो आओ यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि SN रिएक्शंस को फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कितने टाइप के होते हैं, बहुत सिंपल है, आप पढ़ भी चुके हो, हमने इनिशियल लेक्चर में चीजें देख ली हैं, बट फिर भी यहां पे मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। जैसे मेरे पास ये है, ये एक 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, मेरे पास ये है, ये एक 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं ये क्लोराइड ले लूं, ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सबस्ट्रेट्स हैं। और देखो क्या क्या होते हैं, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे ना जोड़ के एक कार्बन के साथ इसको जोड़ दूं
तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ये होता है बेंजाइल। अगर मैं डायरेक्ट रिंग के साथ जोड़ दूं तो ये हो जाएगा क्या? एराइल। ठीक है, अब इसके बाद और चीजें क्या है मेरे पास? अगर डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से ना जुड़ के वो डायरेक्टली जुड़ा हो तो इसको मैं कहता हूं विनाइलिक पोजीशन, ये हो जाएगा विनाइल। अच्छा, अगर मैं डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे लीविंग ग्रुप को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा क्या? एलाइलिक कंडीशन। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है? अगर मैं एक ब्रिज पोजीशन पे, देखो ये है ब्रिज पोजीशन जहां पे लीविंग ग्रुप जुड़ा है, तो इसको कहते हैं ब्रिज हेड। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास आ जाता है वो आता है लीविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो देखो लीविंग ग्रुप क्या था कि आपके पास है एक स्टार्टिंग मटेरियल RX एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपनी पोजीशन रिप्लेस कर रहा है और इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो भाई ये लीविंग ग्रुप आखिर लीविंग क्यों होता है, पहले तो ये समझो। देखो कोई भी चीज लीविंग कब होती है? अगर वो एक वीक हो जाए, है ना, या फिर बहुत नेगेटिव हो जाए। आप कब चाहोगे कि कोई आपकी जिंदगी से चला जाए या लीव कर जाए? जब वो बहुत नेगेटिव हो जाए, आपका मानसिक संतुलन खराब करने में लगा हुआ है, खुद नेगेटिव है, तो इसीलिए लीविंग ग्रुप जो है अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब वो नेगेटिव चार्ज की खासियत क्या है कि वो तब लीव करने के लिए खुश होगा या तब लीव करने के लिए राजी होगा जब उसके ऊपर वो नेगेटिव स्टेबल बनेगा। तो यहीं से कहानी शुरू होगी कि कोई लीविंग ग्रुप आखिर लीविंग क्यों होता है। तो समझना, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं एक स्टेटमेंट दैट, यहां पे हम नोट करके लिख लेंगे दैट वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप। क्यों भाई वीक बेसिस क्यों गुड लीविंग ग्रुप होते हैं? इस चीज को समझो। देखो आपके पास क्या है, आपके पास HF, HCl, HBr और HI, ये चार कंपाउंड्स हैं। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इसका मतलब HI की बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी होगी। तो HI जो है वो जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, मतलब सपोज ये HI है, ये ब्रेक होके I- बना रहा है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होता है, वीक बेस। इसका कॉन्जुगेट एक वीक बेस होता है। इसीलिए देखो अब I- क्योंकि वीक बेस है तो उसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि जो वीक बेसिस होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब अगर आप हैलोजेंस को कंपेयर करोगे तो डाउन द ग्रुप आते आते, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, उस पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसीलिए एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी होगा। तो यहां से आपने समझा कि आखिर लीविंग ग्रुप लीविंग क्यों होते हैं और वो वीक बेसिस क्यों कहलाते हैं। अब आ जाओ, इनको मेरे को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीविंग ग्रुप टेंडेंसीज। तो देखो, अगर मैं हैलोजेंस को कंपेयर कर रहा हूं तो पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा और फ्लोरीन सबसे खराब लीविंग ग्रुप होगा। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करो। देखो यहां पे मेरे पास दोनों में ही रेजोनेंस है, पर ये जो नेगेटिव है, अब देखो मेरे को नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है, तो दोनों केस में नेगेटिव रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। बट यहां पे मेरे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट ये सल्फर वाले में मेरे पास 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे और इसकी जो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल और इसीलिए इतना अच्छा वो लीविंग ग्रुप। तो हमने क्या पता लगाया यहां पे, इनकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। और देखो एग्जांपल्स है मेरे पास, क्या कितना सिंपल हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में आप खुद करने लगोगे। जैसे मैं पहला केस देख रहा हूं, यहां पे देखो नेगेटिव, यहां पे तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा के इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, बट यहां पे फिर भी इसको क्या मिल रही है, रेजोनेंस मिल रही है, इसीलिए ये बेटर स्टेबलाइज्ड है,
तो ये बेटर लीविंग ग्रुप हो गया। नीचे वाला केस देखो, अब आपके पास ये नेगेटिव लोकलाइज है और ये फिनॉक्साइड आयन अगेन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हुआ है, इसीलिए ये बेटर लीविंग ग्रुप होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ई वाला देखना, यहां पे क्या है कि एक केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक केस में सल्फर पे नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, साइज जितना बड़ा होगा ना, नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, सरफेस बढ़ गया, तो नेगेटिव फैला हुआ होगा पूरे सरफेस पे। इसीलिए डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, डाउन द ग्रुप लीविंग ग्रुप टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में आपके पास क्या है, अगेन यहां पे नेगेटिव सल्फर के साथ स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस में तो है, बट यहां पे क्या होंगे, वही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इक्वल रेजोनेटिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो इसीलिए ये बेटर लीविंग ग्रुप हो जाएगा। नीचे वाला चेक करो, अब दोनों में ही सल्फर है, आप देखना दोनों केस में नेगेटिव सल्फर के साथ ही कर रहा है रेजोनेंस, पर यहां पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पहले केस में आपके पास CF3 है जो कि -I इफेक्ट लगा के इसको स्टेबलाइज करेगा। हम नेगेटिव को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा के, ताकि वो उसको न्यूट्रल बनाए। अरे ये CH3 तो +I इफेक्ट लगा के इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इसका मतलब आपके पास अब क्योंकि +I इफेक्ट खराब कर रहा है, तो रेजोनेंस तो दोनों में शो हुई, पर पहले वाले केस में बेटर लीविंग ग्रुप टेंडेंसी देखने के लिए मिल रही है बिकॉज ऑफ इट्स -I इफेक्ट। तो इनके अगर आपने नाम भी सुने होंगे तो ये होता है मिसाइलेट और ये होता है ट्रिफलेट। ये आपको कभी कभार ऐसे नाम की फॉर्म में देखने के लिए भी मिल जाएंगे। अब नीचे वाला चेक करो, यहां पे अगेन आपके पास ये +I इफेक्ट लगा रहा होगा, ये -I इफेक्ट लगा रहा होगा। इसका मतलब रेजोनेंस तो दोनों में हो रही है, पर -I नेगेटिव को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए ये बेटर लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो जितने भी पॉसिबल मेरे को क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है कौन नहीं है, वो मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस की फॉर्म में करा रहा हूं। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है। तो भाई आपको यह ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रल वाले होते हैं, न्यूट्रल आर बेटर लीविंग ग्रुप। हमें तो जिंदगी में चाहिए ही न्यूट्रलिटी, हम नेगेटिव को न्यूट्रल की तरफ ला रहे थे, पॉजिटिव को डोनेट करके न्यूट्रल की तरफ लाते हैं। तो जो कोई ऑलरेडी पहले से ही न्यूट्रल है तो वो तो बेटर लीविंग ग्रुप होगा ना, तो इसीलिए यहां पे H2O बेटर लीविंग ग्रुप हो जाएगा, यहां पे PHOH बेटर हो जाएगा, यहां पे एसिड बेटर हो जाएगा। और मैं आपको यहां पे एक बात और बताता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे हम देखेंगे कि जब हम ROH को डील कर रहे होते हैं, अल्कोहल्स को, तो हमें उसको पहले प्रोटोनेट करना पड़ता है। हम इसको प्रोटोनेट करते हैं और इसको बनाते हैं ROH2+ की फॉर्म में। अब ये बेटर लीविंग ग्रुप हो जाता है और ये कार्बोकेटायन बनाता है। तो ROH में हमने देखा कि H2O बेटर लीविंग ग्रुप है, OH- नहीं है, इसीलिए पहले इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा, तब हम आगे अपनी मैकेनिज्म को प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये थे एग्जांपल्स आपके पास कुछ लिविंग ग्रुप्स के। और नेक्स्ट जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो है सॉल्वेंट, कि आखिर आपको सॉल्वेंट को कैसे डील करना है। देखो सॉल्वेंट क्या होता है तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी 2 कैटेगरीज हैं। पहली है मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरी है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हमें इस चैप्टर में या इन मैकेनिज्म में इन्हीं को ज्यादा डील करना है, बिकॉज इन दोनों के केस में जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं होता। बट अगर मैं बात करता हूं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में प्रॉब्लम है कि इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो है मेरे पास एसीटोन नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है,
या फिर मैं टेट्राक्लोरोकार्बन ले सकता हूं, ये भी सारे नॉन पोलर हैं। तो जब यहां पे इनके पास डायपोल मोमेंट ही जीरो है तो ये पोलैरिटी जनरेट ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के ये दोनों हैं और इन्हीं को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो आओ पहले यहां पे डील करते हैं। सपोज मैं ले रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूं आपको, चलो एडिशनली, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और जो पोलर ए प्रोटिक हैं ये नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसीलिए तो इनको अलग कैटेगरीज में रखा है। अब आपको एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा। देखो पहला मैं यहां पे लेके चल रहा हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मेरे पास है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमने देखा यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और एग्जांपल्स क्या है इसके? एग्जांपल्स आप समझदार हो गए, आपने पढ़े भी होंगे। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और हमारे पास क्या है? अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, अमाइड्स शो करते हैं। ये सब क्या है? ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे शो कर रहे हैं। अच्छा अब मैं यहां पे अगर बात करता हूं तो एग्जांपल्स और क्या है मेरे पास? मेरे पास है फिनॉल, मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले हैं। अब इनकी खास बात क्या है वो समझना, कि मैं ले रहा हूं, एक है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और एक है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं इनका सॉल्वेशन करूं, सॉल्वेशन का मतलब इनको अगर कोई घेर ले, सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्वेंट सॉल्वेट करता है। तो अगर पॉजिटिव है तो देखो हाइड्रोजन यहां पे ना जुड़ के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों जुड़ा? क्योंकि आपको पता है कि भाई वाटर के केस में ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो भाई लाइक चार्जेस, अब देखो जो अट्रैक्शन होगा वो तो अपोजिट चार्जेस में होगा, तो अगर पॉजिटिव है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन आके इसीलिए जुड़ा हुआ है। तो अब इसने क्या किया? इसने इसको सॉल्वेट कर दिया। अब मेरे को यह जानना है क्या नेगेटिव भी सॉल्वेट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अब ऑक्सीजन ना जुड़ के अब हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा, लो ये जुड़ गया हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके आके कौन जुड़ेगा? उस पे आके जुड़ेगा पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है? हमें यह पता चल रहा है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में PPS लिख रहा हूं क्योंकि बाद में ये बहुत यूज होने वाला है, तो हम पूरा नाम बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम सेव करने के लिए PPS लिखेंगे। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन। तो पहली चीज समझ में आ गई कि ये कैटायन को भी सॉल्वेट करेगा, ये एनायन को भी सॉल्वेट करेगा, और यही इसकी कंडीशन बना देगी आगे देखना कि SN1 रिएक्शन में मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करूंगा। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैसा होता है। तो पोलर प्रोटिक समझ लिया, ए प्रोटिक भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम PAS लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो पोलर ए प्रोटिक में मैं एग्जांपल लेता हूं एसीटोन का। एग्जांपल लेते हैं पहले, चलो इसके। एक है एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है एसीटोन। और मेरे पास है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। समझना कैसे? फॉर्मामाइड मतलब एक ही कार्बन होगा यहां पे, और डाइमिथाइल मतलब दो नाइट्रोजन साथ में जुड़े, दो मिथाइल जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन पे। या फिर मैं ले सकता हूं DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो ये रहा सल्फॉक्साइड, इसमें दो मिथाइल जुड़े हुए हैं साथ में। तो ये सब क्या है? ये सब है, एक है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। तो यहां पे अब ये C डबल बॉन्ड ON और ये होगा। तो देखो एसिटामाइड आ गया मतलब दो कार्बन आ गए, फॉर्मामाइड था मतलब यहां पे एक ही कार्बन देखने के लिए मिल रहा था। कोई नहीं है, आपको इतने एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जांपल से ही काम हो जाएगा। अब आप समझो कि मैं सपोज ले रहा हूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो भाई पॉजिटिव चार्ज को मेरे को सॉल्वेट करना है। अब यहां देखो जो बीच वाला कार्बन है वो यहां पे दो बल्की ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बीच में अटैक करना यहां पे मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे पास ये जो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है
और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मेरे काम का है, क्योंकि वो बीच वाला पॉजिटिव वो तो बल्कि ग्रुप की वजह से परेशान है, बीच में फंसा हुआ है, तो वो सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे नेगेटिव को या मेरे कैटायन को सॉल्वेट करने के लिए ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्टिव बैठा रहेगा। ये इस तरीके से क्या किया इसने, यहां पे सॉल्वेशन कर दी इसकी। तो अब आप देखो कि ये नेगेटिव था और यहां पे पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये सॉल्वेट कर पा रहा है। अब आप अगर मेरे को बताओ कि मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेट करने के लिए तो मेरे पास कोई जगह खाली ही नहीं है, क्योंकि बीच में जो डेल्टा पॉजिटिव था वो हिंड्रेंस की वजह से जो है वो सप्रेस हो गया है, अब वो नहीं सॉल्वेट कर पाएगा। तो इसीलिए यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली कैटायंस। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझने तो है ही, बट अपने पास शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख के भी रखने हैं, बिकॉज हो सकता है आपको पेपर में डायरेक्टली स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिल जाएं। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां से हमने पोलर प्रोटिक समझ लिया, पोलर एप्रोटिक समझ लिया। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर इसका आने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा नहीं, चौथा फैक्टर है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अभी आपने देखा कि अगर मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल ले लूं, मेरे पास है सपोज RO- और यहां पे है RCl, तो होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, आपको मिल जाएगा ROR। तो आखिर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ये मैंने अभी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जब हम सिग्मा स्टार CX बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, जब हम सिग्मा स्टार CH तोड़ रहे होते हैं तो वो बेस की तरह एक्ट करता है। तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आने वाला है। तो मैंने क्या किया है, इसको कुछ रूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन आए न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो आप वो डील कर पाओ। तो पहला रूल मेरा क्या कहता है वो समझो। देखो, पहला रूल कहता है दैट जो कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स देन एसिड्स। क्या मतलब है इस बात का, आपने एक एसिड में से H+ निकाला तो उसके ऊपर नेगेटिव आया, वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब आपके सामने कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हुए हैं, इन कंपाउंड्स के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो कितना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भाई। पहले केस में आप देखो, आपके पास OH- है तो H2O में से H+ निकाला होगा तो OH- बन गया होगा, तो वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। कॉन्जुगेट बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। RO- ROH से बना होगा इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। RCO- RCOH से बना होगा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। PHO- बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अब H2O और H3O+, तो H2O ने एक H गेन किया होगा, इसका मतलब ये यहां पे बेस है, वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो यहां पे अब H3O पॉजिटिव नहीं है, यहां पे जो न्यूट्रल वाला है वो बेटर हो जाएगा, इसलिए H2O एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूट्रल आ रहा है तो न्यूट्रल वाला बेटर है। नीचे वाला देखो अगेन, अब आपके पास नेगेटिव आया, RNH2 में से एक H निकाला होगा इसलिए ये बेटर न्यूक्लियोफाइल आ गया। NH3 में से एक H निकाला होगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल आ गया। H2S में से H निकाला होगा, ये बेटर आ गया। तो आपके लिए बस एक यही केस है, हो सकता है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहा हो, बाकी तो सब में जहां नेगेटिव है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो ये हमारा पहला रूल हो गया कि जो कॉन्जुगेट बेस होंगे वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो नेक्स्ट रूल यहां पे हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल मैं यहां पे पहले लिख देता हूं कि लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। क्या मतलब है इस बात का कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो मैं अभी प्रूव भी करूंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अभी मैं प्रूव भी करूंगा इस बात को। कैसे प्रूव करूंगा देखो। तो रूल 2 जो कह रहा है उसका ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पास है कार्बन CH3-, मेरे पास है नाइट्रोजन NH-, या फिर O-, NH2-, OH-, और लास्ट है F-। अब इनकी मेरे को न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। भाई लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम होगी। इसीलिए कितना इजी हो गया कि जो कार्बन पे नेगेटिव है वो बेटर होने वाला है। कितना सिंपल था आप देखो। अब अगर मैं यहां पे और एग्जांपल्स लूं इन द फॉर्म ऑफ जैसे मेरे पास SH- और Cl-, तो अब मैं थर्ड पीरियड को कंपेयर कर रहा हूं। पहले मैंने 2p को कंपेयर किया, अब मैं 3p को कर रहा हूं। तो Cl- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसीलिए वो खराब न्यूक्लियोफाइल। और एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, CH3 CH डबल बॉन्ड CH-, और मेरे पास है CH3 C सिंगल बॉन्ड C पे माइनस। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ये, क्योंकि ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम। तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। तो आपको बस यही ध्यान रखना था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड हो गया। अब रूल 2 के साथ साथ और क्या रूल्स हैं? टोटल इसको 5 रूल्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिससे आपके सारे न्यूक्लियोफिलिसिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो रूल 3 देखो। अब रूल 3 आपका थोड़ा सा सॉल्वेंट से रिलेटेड है कि अगर मैं बात करता हूं पोलर प्रोटिक की, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किसके? साइज ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के। ठीक है, ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। और वही अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया या फिर PAS, तो जो न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे? इसकी बेस स्ट्रेंथ के ऊपर। अब ये क्या है ये आपको अगेन मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में ही बताऊंगा। देखो, जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। मेरे पास है फर्स्ट एग्जांपल, मैंने ले लिया F-, Cl-, Br- और I-। अब यहां पे क्या है कि अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इस केस में क्या होने वाला है कि यहां पे क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो उसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितना छोटा साइज होता है बेस स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर उतनी ज्यादा होती है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मेरे पास, अब देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज पे डिपेंड कर रही है। तो साइज सबसे ज्यादा किसका है? आयोडीन का। इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो I- का, फिर Br- का, फिर Cl- का और फिर F- का। तो ये फिक्स नहीं है कि I- ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। अब आ जाओ, अगर मैं ले लूं इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट में बेस स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और अभी मैंने आपको बताया फ्लोरीन का साइज छोटा, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा, उसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा, इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, अब पोलर एप्रोटिक में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर Br, फिर लास्ट में आयोडीन। तो ऑर्डर देखो उल्टा हो गया। तो आप रट नहीं सकते, ये क्वेश्चंस इतने सारे हो जाते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनको लर्न करना है, समझना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे सपोज मैं लेके चल रहा हूं, ये हो गया A। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं ले लेता हूं, सपोज मेरे पास है RO- एंड RS-, और मीडियम में यहां पे ले रहा हूं पोलर प्रोटिक। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉल्वेंट कैसा है, तभी आप बता पाओगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी है। देखो दोनों पे ही नेगेटिव है। अब दोनों पे नेगेटिव है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो भाई साइज को उठा लो। साइज किसका ज्यादा? साइज सल्फर का ज्यादा। और हमने देखा है कि भाई सल्फर का साइज बड़ा है, नेगेटिव डिस्पर्स होकर बैठा होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया। कितना सिंपल है। एक और ऑप्शन लेते हैं, जैसे मेरे पास है OH-
और मेरे पास है SH माइनस। अगेन मैं यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सल्फर का साइज बड़ा, इसीलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है PHO माइनस और मेरे पास है PHS माइनस। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या होगा, सल्फर का साइज बड़ा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो इसको रटना क्या है आपको, तो सिर्फ ये जो पहली स्टेटमेंट्स मैंने लिखी ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में याद रखनी है। नीचे वाला तो क्वेश्चन जो भी आएगा आपको ऊपर वाले रूल्स के अकॉर्डिंग इजीली डील कर लोगे। तो हमने देख लिया कि पोलर प्रोटिक में कैसा होने वाला है, पोलर ए प्रोटिक में कैसा होने वाला है। तो अब हमारा तीसरा रूल खत्म हुआ। अब आ जाता है एक और रूल, बस 2 रूल्स और है हमारे पास, फिर हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर मैं यहां पे ले लूं बेस स्ट्रेंथ, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेस स्ट्रेंथ के। तो सर अभी तो आपने हमें बताया था कि बेस स्ट्रेंथ को हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डील करना है, ठीक है, तो दोबारा रूल क्यों बनाना पड़ा? दोबारा रूल इसलिए बनाना पड़ा, सपोज आपके पास सेम टाइप के कंपाउंड ना आए। जैसे मैं ले रहा हूं OCH3 या फिर मैंने ले लिया फिनॉक्साइड, तो अब यहां पे बेस स्ट्रेंथ कैसे वेरी करने वाली है? देखो नेगेटिव दोनों में है, दोनों में ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, पर यहां पे जो नेगेटिव है वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन में बिजी है। तो ये लोकल नहीं हुआ, ये डीलोकल हुआ, ये रेजोनेंस में बिजी हुआ। अब जब रेजोनेंस में बिजी हो गया तो भाई बेस स्ट्रेंथ यानी कि अटैकिंग टेंडेंसी तो कम हो गई ना, इसीलिए OR माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो अब आप देखो दोबारा रूल चेंज हो गया, तो इसीलिए रटनी नहीं है चीजें। एक और समझो, जैसे मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, मेरे पास है PHO माइनस और मेरे पास है RO माइनस। तो इस केस में अब क्या है, तीनों में ही नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। लास्ट वाले में तो नेगेटिव कैसा है, लोकलाइज्ड है, बाकी दोनों में डीलोकलाइज्ड है। बट एक डिफरेंस है, यहां पे इक्वल RS मिलते हैं, 2 इक्वल RS मिलते हैं, बट यहां पे सिर्फ रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा बिजी होगा, बिजी तो दोनों होंगे बट इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है और ये ज्यादा डोनेशन में बिजी होगा, इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम और जो लोकल वाला था उसकी सबसे ज्यादा। ये तरीके हैं डिटरमाइन करने के। एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, मैं सपोज ले रहा हूं OR माइनस एंड OH माइनस। तो अब इस केस में क्या है, आप देखो जो H है वो तो डोनेशन टेंडेंसी कम ही रखता है, बट जो R है वो प्लस I इफेक्ट से डोनेट करने में बिजी होगा। तो हमें नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है या डिस्टेबलाइज करना है? हमें तो स्टेबलाइज करना है ना, तो उसको खींचना पड़ेगा, इसीलिए OH माइनस जो है वो बेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस OR माइनस। तो ये था यहां पे रूल नंबर 4 मेरे पास। अच्छा, अब और क्या है यहां पे, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है, ये आपको रूल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कि जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ेगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। अब आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी के अच्छे से रूल्स अगर समझ लिए ना, तो आगे जब मैं बेसिसिटी पढ़ाऊंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन अच्छा बेस है कौन खराब बेस है, ये सब आप खुद ही समझने लगोगे। बल्कीनेस का मतलब क्या है, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है CH3O माइनस या फिर मैं ले लूं ETO माइनस, एक ये वाला है और एक ब्यूटॉक्साइड है। तो देखो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर घटेगी तो यहां पे इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल सा रूल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, और क्या है यहां पे, अगर मैं सपोज नाइट्रोजन का ले लूं, जैसे मेरे पास है RNH माइनस, या फिर मैं यहां पे ले लूं कि मैंने 2 इथाइल ग्रुप लगा दिए NP माइनस और इसको बल्की बना दो, लो ये आ गया। तो जैसे जैसे इसकी बल्कीनेस बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है और बेसिसिटी बढ़ रही है। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड ही हो गया होगा।
बेसिसिटी इसकी बढ़ रही है। तो ये थे हमारे पास कुछ रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब आप समझ चुके हो क्या क्या। मैं यहां पे बस 2 मिनट लूंगा और आपको समराइज करके बताना चाहूंगा कि आपने समझ लिया आखिर ये रिएक्शन क्यों होते हैं, व्हाई दीज रिएक्शंस अकर। आपने समझ लिया कि व्हाट विल हैपन, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स में आपने क्या क्या समझा? आपने समझा सॉल्वेंट क्या होता है, आपने समझा सबस्ट्रेट क्या होता है, आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाना और आपने साथ में लिविंग ग्रुप के बारे में भी जाना। तो ये सारे फैक्टर्स अब आप जान चुके हो, अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म को डिटेल में समझने के लिए। तो ये हमने बेस अच्छा बना लिया है। अब आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट लेक्चर में जब आप जाओगे आपको डिटेल में मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वेट करते हैं जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।